नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम बिहार की बात देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूं और आज बिहार की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ अमित विक्रम जुड़े हैं। अमित शिक्षक नेता हैं। शिक्षा और शिक्षा के मुद्दों से इनका सरोकार हमेशा से रहा है, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं इस बारे में। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज बिहार की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में कोचिंग संस्थानों के बारे में और सरकार के द्वारा लाए जाने वाले नियम या फिर पूर्व में जो नियम लाए गए, क्योंकि कल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जहां पर कोचिंग्स में रूल्स रेगुलेशंस लगाने की उन्होंने बात की कि क्या दायरा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की भी बात की उन्होंने, स्टूडेंट के वेरिफिकेशन की बात की, बहुत सारी बातें की है। तो सबसे पहले तो फिलहाल जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ, कोचिंग की वजह से शुरू हुआ, उस सबके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है पटना में। करीब 2010 में, शायद तभी आप कॉलेज में थे, उस टाइम पर भी ऐसा कुछ हुआ था और गवर्नमेंट बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 लेकर आई थी। वो क्या था? देखिए, जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कोचिंग संस्थानों के बीच की लड़ाई, ये पटना की सड़कों पर लड़ाई बहुत पुरानी रही है और पहले भी यदा कदा इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। लेकिन इसी तरह की एक बड़ी घटना 2010 में हुई थी, जब पटना की सड़कों पर अशोक राजपथ पर, जो पटना यूनिवर्सिटी का एरिया है, और मुसल्लपुर हाट का जो एरिया है, उन दोनों क्षेत्रों में कोचिंग संस्थान के लड़कों ने, उनके वहाँ पढ़ने वालों ने बहुत उत्पात मचाया था। कोचिंग संस्थानों को लेकर के उनकी छात्रों की कुछ शिकायतें थी, आपसी प्रतिद्वंदिता भी थी, ये भी आरोप लगे थे कि इस कोचिंग वाले ने उस कोचिंग के छात्रों को भड़काया। इस तरह की बातें वहाँ हुई थी और 2010 में एक बहुत हिंसक विरोध प्रदर्शन के तौर पर पटना के जो यूनिवर्सिटी वाला एरिया है या मुसल्लपुर हाट एरिया जिसको आज हम लोग देख रहे हैं, उस क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक कोचिंग संस्थानों को नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाने का एक विचार रखा था। उसके बाद शिक्षा विभाग ने उस समय बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 बनाया था और उस एक्ट में उस समय के हिसाब से, चूँकि उस समय बिल्कुल अनकंट्रोल था, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रजिस्ट्रेशन कैसे हो, वो चलेंगे कैसे, क्या ज़रूरतें हैं उनकी, इसको लेकर के कोई गाइडलाइंस तय नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था। तो उस समय जो कानून बना काफ़ी प्रभावशाली कानून था और समय के अनुसार वो बहुत ही एक उपयोगी कानून था। लेकिन दुखद बात यह है कि उस कानून को कभी लागू नहीं होने दिया गया। कोचिंग संस्थानों की लॉबिंग कहिए, कोचिंग संस्थानों की मनमानी कहिए या सरकार की नाकामी कहिए, उस कानून को पास हुए 2010 से लेकर के 2026 16 साल का समय बीत गया है, लेकिन वो कानून लागू नहीं हो सका। बीच में कई बार ऐसी बातें उठी जिसमें उस कानून को लागू करने की मांग भी उठी और जो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे शिक्षा विभाग में, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ अड़चन कोचिंग संस्थानों की ओर से उसमें लाया गया और उस कानून को निष्प्रभावी आज तक बना के रखा गया है। जी, तो आप कह रहे हैं कि एक तरीके की लॉबिंग हुई और उसकी वजह से 16 साल कोई छोटा समय नहीं होता और हमें भी पता है कि इन 16 साल के बीच में बिहार में, खास करके पटना में, कोचिंग इंडस्ट्री तो बन गई है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। बहुत अच्छा खासा पैसा इस क्षेत्र में आता है और जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं सब पटना के कोचिंग्स में ही पढ़ते हैं। 2010 में ऐसे क्या क्या नियम लाए गए थे जिनका पालन नहीं होने की बात आप कर रहे हैं और जिनके पालन ना होने की वजह से भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, कोचिंग संस्थानों में उस समय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात थी कि कोचिंग संस्थाओं के निबंधन को लेकर के, कि जो भी कोचिंग संस्थान संचालित होंगे वो निबंधित होंगे और शिक्षा विभाग में जो जिला शिक्षा कार्यालय है वहाँ पर एक टीम बनाई गई थी कि उस कमिटी के द्वारा उस संस्थान का निबंधन होगा। उसमें बजाफ्ता नियम था कि कोचिंग संस्थान एक तय फीस के साथ निबंधन के लिए अप्लाई करेंगे। उनके तय मानकों के आधार पर उनकी जांच होगी। तय मानकों में शिक्षकों की योग्यता, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वहाँ पे बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है, पार्किंग की जो व्यवस्था है, इन सब बातों का उसमें जिक्र था और उन सब जो नॉर्म्स उसमें तय किए गए थे, कहीं ना कहीं उसको कोचिंग संस्थान पूरा नहीं कर पाते, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की लड़ाई झगड़े की बात आप सुन रहे हैं, वहाँ पे भी इन नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, रजिस्टर्ड भी नहीं है बहुत सारे कोचिंग संस्थान। तो
यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान जो कई राज्यों में हैं, उनके ब्रांचेस यहाँ भी हैं, वो भी इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस कानून में प्रावधान था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि पर स्टूडेंट 1 स्क्वायर मीटर का जगह चाहिए था, यानी 1 स्क्वायर मीटर बाय 1 स्क्वायर मीटर, ये मिनिमम आराम से एक चेयर और एक डेस्क छोटा सा डेस्क आ सके और इधर उधर की जगह बच सके, थोड़ा बच्चों के बीच बैठने का स्पेस हो। हालांकि उस कानून में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पर क्लासरूम की कोई लिमिट नहीं तय की गई थी, क्योंकि उसमें एक क्लास में कितने बच्चे हों इसकी लिमिट नहीं तय की गई थी, लेकिन स्पेस रिक्वायर्ड की लिमिट तय कर दी गई थी कि 1 स्क्वायर मीटर। अगर कहीं मान लीजिए कोई बड़ा कोचिंग संस्थान है, वहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिनिमम एरिया, मतलब जो क्लासरूम एरिया है, सिर्फ क्लासरूम, ऑफिस वगैरह की नहीं, सिर्फ क्लासरूम एरिया कम से कम 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए जी। तो इस क्राइटेरिया ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने के लिए भी तो जगह चाहिए, ज्यादा वो स्पेस चाहिए होता, लेकिन जो मिनिमम वहाँ रिक्वायर्ड पर स्टूडेंट था कम से कम उतना तो होना चाहिए था। और इस क्राइटेरिया को संयोगवश देखिए या दुर्भाग्यवश कहिए इसको, कि बिहार के अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे नहीं करते हैं, और इसी वजह से अड़ंगा लगा लगा करके इसको रोका गया। और जो फायर सेफ्टी भी नॉर्म्स हैं, उसमें कहा गया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होने से पहले फायर सेफ्टी क्लियरेंस होना चाहिए। तो फायर सेफ्टी का भी जो क्लियरेंस का नॉर्म्स काफ़ी टफ है, जो हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए, आए दिनों देख रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल में घटनाएं हो रही हैं, होटल्स में हो रही हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो होटल और हॉस्पिटल से भी ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ के लिए भी बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। उन नॉर्म्स को भी ये कोचिंग संस्थान पूरे नहीं करते थे, इसलिए इसको ये 15-16 साल तक एक कहिए कि उसको निष्प्रभावी बना कर रखा गया, उसको लागू ही नहीं होने दिया गया। यानी कि सरकार ने कोचिंग संस्थानों को ये छूट दी थी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तय नहीं किए थे कि अगर आपके स्टूडेंट का जिस हिसाब से नंबर है आप उस हिसाब से अपना एरिया रखिए, एरिया नहीं है तो क्लासेस को डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल आप इतने बच्चे इस क्लास में एरिया के हिसाब से। और आप कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं होने दिया गया, लॉबिंग हुई, और अब जाकर फिर से कल, जैसा कि मैंने बताया कि सीएम ने ट्वीट किया, बताया कि शिक्षा विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, और आप भी बता रहे थे कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपडेट आया है, एक नया ड्राफ्ट आया है, एक ड्राफ्ट आया है। तो क्या गवर्नमेंट नया एक्ट बनाने की तैयारी कर रही है 2010 के बाद, या फिर उसी में कोई संशोधन कर रही है? देखिए, अभी जो ड्राफ्ट शिक्षा विभाग के द्वारा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, वो एक नए ड्राफ्ट, मतलब एक नए कानून का ड्राफ्ट है, मतलब एक नया एक्ट ही बन रहा है। 2010 वाला एक्ट तो लागू नहीं हुआ जी। अब उसको निष्प्रभावी करते हुए, उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए एक नया एक्ट बनाया जा रहा है, यानी नाम भी नया होगा, नाम भी नया होगा, कानून भी नया, बिल्कुल उसमें नए कानून होंगे। और जब मैंने उनका अध्ययन किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के एक तो समय के साथ अपग्रेड नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ वो डाउनग्रेड हो गया। अच्छा जी। और उसमें सबसे बड़ी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, जगह की कि जो पर, चूंकि इसमें भी पुराने एक्ट में भी और नए प्रपोज्ड एक्ट में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम की कोई कैपिंग नहीं है। एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे, जो पहले था वही है, मतलब वही है, कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन जो एरिया रिक्वायर्ड था पहले 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो लगभग आपका 11 स्क्वायर फीट होता है जगह, वो था, उसको घटा करके नए ड्राफ्ट में उसको मात्र 2 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। 2 स्क्वायर फीट मतलब रफली समझिए 1.4 फीट बाय 1.4 फीट, जिसमें व्यक्ति सही से बैठ भी नहीं सकता, उसके पैर भी इतने में नहीं आएगा। यानी कि हम लोग अभी जितनी जगह में आराम से बैठे हैं पैर के साथ, कुर्सी के, इस कुर्सी के बराबर, बस कुर्सी तक है, कुर्सी से आगे जो आपका पैर है ये 2 फीट से आगे चला गया तो ये स्पेस क्रंच कर दिया गया। और ये पूरी तरीके से आशंका है मुझे इस बात की, कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन पूरी आशंका है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लॉबी की वजह से हुआ है। कहाँ स्क्वायर फीट का, 11 स्क्वायर फीट की जगह, और कहाँ 2 स्क्वायर फीट, मतलब 20% से भी कम स्पेस कर दिया गया। और बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है ये कि 2 स्क्वायर फीट में एक बच्चा कैसे बैठेगा, कहाँ किताबें रखेगा, और उसको बगल वाले के भी बॉडी से तो गैप चाहिए, ब्रीदिंग के लिए भी थोड़ा स्पेस चाहिए, सफोकेशन ना हो जाए, इतनी गर्मी रहती है, सफोकेशन ना हो, तो इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा गया, पहली बिंदु। दूसरा जो इसमें है कि जो टीचर्स के लिए 2011 में क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सबके लिए टीचर्स के लिए एक नॉर्म्स तय किया गया, एलिजिबिलिटी तय किया गया, जिसको हम लोग राइट टू सरकारी स्कूलों में, सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों में भी, जो प्राइवेट स्कूलों की बात, बिल्कुल स्कूल्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल भी अगर कोई संचालित हो रहा है तो वहाँ के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है जो सरकारी स्कूलों में जी।
लेकिन ये देखिए कि इन 16 सालों में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया सरकारी निजी सभी तरह के स्कूलों में, लेकिन जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं होता है। वहाँ पे जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है टीचर मस्ट बी ग्रेजुएट, सिर्फ एक लाइन अंकित, यानी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मन है कि मैं जाकर आर्ट्स पढ़ाऊं, मैं साइंस की स्टूडेंट रही तो मैं आर्ट्स पढ़ा सकती हूँ अगर मुझे आता है। बिल्कुल, क्योंकि इस कानून में, पुराने 2010 कानून में भी और नए ड्राफ्ट में भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि साइंस विषय पढ़ाने के लिए साइंस में ही ग्रेजुएट होना चाहिए, आर्ट्स विषय पढ़ाने के लिए आर्ट्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब यहाँ पे बस पढ़ाते आए एक्सपीरियंस हो गया, सीख गए और ऐसे ही पढ़ा रहे स्टूडेंट्स। जिसको एक्सपीरियंस हो गया तो अलग बात, कोई नया व्यक्ति भी है, अगर वो समझिए कि वो हिंदी में ग्रेजुएट है और उसको मन है कि हम अंग्रेजी पढ़ाएं तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वो पढ़ा सकता है। मतलब वो YouTube से सीख ले, वो किताबों से सीख ले, लोगों से सीख ले, आधा अधूरा सीखे, कचरा ज्ञान भी हो, लेकिन वो पढ़ा सकता है। आपने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए तो तय कर दिया कि नहीं, इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश में ग्रेजुएट होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना तो स्टेट पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। आप यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाने के लिए आज हमारे कॉलेजेस में पैट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, नेट करना पड़ता है, या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में कोई क्राइटेरिया तय नहीं कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, उनकी न्यूनतम योग्यता तक तय नहीं की गई है। तो दो सबसे बड़े फ्लॉज हैं इस लॉ में, और ये फ्लॉज हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मनमानी को बढ़ावा देते हैं। कोई रेगुलेशन की बात मुख्यमंत्री जी कल कह रहे हैं कि हम रेगुलेट करेंगे, या तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उनको मिसलीड कर रहे हैं या उनको डिसोबे करते हैं। और सबसे टेंशन की बात यह है कि उन्होंने ड्राफ्ट में लिख भी दिया है, जगह का जिक्र आपने कितना बताया, 2 स्क्वायर फीट लिख भी दिया है। तो जो लोग, मान लीजिए आपने स्टडी किया और लोग उसको स्टडी करेंगे, या फिर CMO से ही, सरकार से ही और लोगों ने, अधिकारियों ने स्टडी किया होगा, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि उतने में बच्चा पालथी मारकर भी बैठेगा तो किताब कहाँ रखेगा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि बोरा बिछा के भी पढ़ेगा तो बैठने के बाद किताब रखने के लिए जगह चाहिए, और दूसरे के पीठ पे रख के तो वो लिखेगा नहीं। बिल्कुल, तो ये समझिए, ऐसे तो शायद वही वाला संभव है कि आप अगले के पीठ पर रखिए, या ऐसे हाथ में भी रखेंगे तो गोद में आएगा तो 2 स्क्वायर फीट। और अगर उठ के कहीं जाना है तो दूसरों के सर के ऊपर पे जाए, कोई स्पेस, कोई नॉर्म्स नहीं। तो ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो, मैं तो कहता हूँ कि चीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, और जो उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकाल में, सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह एक्ट का ड्राफ्ट जो पब्लिश हुआ है, 11 मई को पब्लिश हुआ है। और उन्होंने कल जो ट्विटर पर लिखा कि हमने निर्देश दिया है, उसका जिक्र है ड्राफ्ट में? नहीं, उससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में कल ये भी बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने स्टूडेंट्स का भी डेटा शेयर करना होगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। स्टूडेंट्स का डेटा शेयर करने की बात उस ड्राफ्ट बिल में नहीं है। ड्राफ्ट बिल में केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को लेकर के है। टीचर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में तो मैंने बता दिया कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस सिंपल ग्रेजुएट हो, कोई किसी विषय का कोई भी विषय पढ़ा दे, कोई वहाँ पे बाध्यता नहीं है। और जो कुछ वायलेशन पे फाइन वाइन का जिक्र है वो सब है। तो मोटा मोटी एक अच्छी बात है कि काउंसलर ऐड किया गया है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हो जो बच्चे की काउंसलिंग करे, ये एक अच्छी बात है उसमें। ये रखेंगे, अब फॉलो तो करें तब तो। मैं तो वही आश्चर्य कर रहा हूँ कि जो बैठने के लिए जगह नहीं देंगे। हमने फिल्मों में ही देखा है, वेब सीरीज में देखा है कि फलाना इंस्टीट्यूट के वहाँ पे कोई काउंसलर है। हमने तो मतलब यही देखा है कि विदेशों में जो स्कूल है या जो टॉप एंड स्कूल या फिर जैसे दून स्कूल, ये बिल्कुल जो टॉप एंड के स्कूल है वहाँ पे काउंसलर्स हैं। कोचिंग संस्थानों में काउंसलर होना तो हम बहुत बड़ी बात मानते हैं, लेकिन होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा निराश कोचिंग वाले ही बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप ये देखिए ना, कोटा में जो सुसाइड्स का जो हम लोग हमेशा खबरों में देखते हैं, वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल आप हालत देख लीजिए, यहाँ भी वही पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, प्रेशर में तो है, पेपर लीक हो रहा है, और यहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं बच्चे, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। उसको लेकर के कोई प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम नहीं है, तो उसको बनाने की बात है तो अच्छी है। लेकिन पहली बात तो है कि टीचर्स की एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, बैठने के लिए एक प्रॉपर जगह, और जो बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बच्चों का हम रिकॉर्ड शेयर करवाएंगे उनसे, उनको देना होगा,
स्कूल टाइम में नहीं पढ़ाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने IIT JEE और मेडिकल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वहाँ पे तो 10th के बाद बच्चे आ रहे हैं और वो सब हम लोगों को कहते हैं फ्लाइंग कैंडिडेट्स हैं। ये कहीं स्कूल में नाम लिखा लिया, अटेंडेंस वहाँ बनती नहीं है उनकी, जाते नहीं है, यहाँ आकर के 11th 12th में ही कोचिंग कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? किसी बच्चे का एडमिशन भागलपुर के किसी स्कूल में है, पूर्णिया के किसी स्कूल में है और वो कोचिंग कर रहा है पटना में, कोचिंग कर रहा है कोटा में। तो ये भी तो हो रहा है। तो क्या वो डेटा शेयर करेंगे? और डेटा शेयर करेंगे तो ये 11th 12th के बच्चों के लिए जो फाउंडेशन बैच करके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में चला रहे हैं, उनका एडमिशन कहाँ शो करेंगे? इन बच्चों का कहाँ एडमिशन है? और एडमिशन अगर भागलपुर में है, पूर्णिया में है या औरंगाबाद में है तो क्लास वो पटना में कैसे कर रहा है? तो एक्ट जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और या उनकी जो मंशा है उसको अगर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी माने तब तो बेहतरीन एक्ट बनेगा। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनको डिसोबे भी कर रहे हों। मुख्यमंत्री जी निर्देश देते होंगे लेकिन उनका ये पालन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जगह वाली ही है। कोई आम इंसान को भी पता चलेगा कि ये अगला आदमी बैठेगा कहाँ, बच्चे बैठेंगे कहाँ बैठेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल अधिकतर की कहानी ये होती है कि बैकएंड पे घर में माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे दे रहे हैं, बहुत मेहनत, और आपका बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक एमिएबल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो आराम से बैठ के उसको सांस आए, हवा आए और वो दिमाग को शांत रख के पढ़ सके, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे नहीं कहते हैं कि फैक्ट्रियों में मजदूरों को ट्रीट किया जाता है कि भाई आप बंधुआ मजदूर हैं, उस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो बच्चे हैं वो बंधुआ मजदूर की तरह है। और यहाँ तो सिस्टम उल्टा है, बंधुआ मजदूर को कुछ पैसे तो मिलते भी होंगे, यहाँ तो आप पैसे भी दीजिए और आपका ट्रीटमेंट भी बंधुआ मजदूर की तरह है। कोर्स पूरा नहीं किया, डिले हो गया, उसको रिफंड नहीं करते हैं। और एक जो पुराने एक्ट में था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने सारे टीचर्स का डिटेल्स क्वालिफिकेशंस के साथ उनको पब्लिश करना पड़ेगा अपने बोर्डिंग्स में, अपने जो बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड है या होर्डिंग है वहाँ पे। नए एक्ट में ये भी हटा दिया गया प्रावधान, कह दिया गया कि नहीं, वेबसाइट पे पब्लिश होगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटी बनेगी, रेगुलेशन अथॉरिटी, उसके वेबसाइट पे रहेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोटिस बोर्ड या उनके बैनर पोस्टर पे नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स की डिग्री उनके बोर्ड पर होती है, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे होती है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों नहीं? मतलब अगर हम अपने लिए कोचिंग पिक करने के लिए निकले और बोर्ड्स देख के हम पता नहीं कर पाएंगे कि हमको कौन पढ़ाने वाले हैं, वो कितना पढ़े हुए हैं, वो कौन है। एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तय नहीं है और जो भी क्वालिफिकेशन XYZ है वो भी कोई बता नहीं रहा है। आज के डेट में जो भी पटना के नामी शिक्षक हैं उनके बारे में कोई नहीं जान रहा है कि उनके पास कौन सी डिग्री है, कहीं नहीं बताते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है उनको बताना। तो ये सारी चीज़ों को तो चेक करना होगा, तभी तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हम लोग रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, या जो हम लोग क्या मतलब मुख्यमंत्री जी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तब तो वो धरातल पर सच हो पाएगा। अभी तो बस घोषणाएं हैं और घोषणा वो कुछ और कर रहे हैं और शिक्षा के विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो कुछ और नियम बना रहे हैं। दोनों में कहीं तालमेल नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल ये गंभीर मुद्दा है बिहार में कोचिंग्स को लेकर, बहुत गंभीर है जी, बिल्कुल बहुत गंभीर है। और छात्रों के मतलब यहाँ 1 करोड़ छात्र हैं ऐसे जो कि शिक्षा इन कोचिंग संस्थानों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़े हुए हैं जी, पटना में। और हमने एक एस्टिमेट पढ़ा अखबार में कि 15,000 करोड़ का बिजनेस बिहार में है, पूरे बिहार में। तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतने लोगों का भविष्य, उम्मीदें हैं, पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई है इसमें, और इसको सरकार सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, एक अच्छा आउटपुट देने के लिए उनको प्रेरित नहीं कर पा रही है, बच्चों के भविष्य को लेकर के सीरियस वो रूल्स नहीं बना पा रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, ये बड़ी गंभीर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ज़रूरी मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी। तो सरकार प्रयास कर रही है कि कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट किया जाए, नया एक्ट बनाया जाएगा, उसको लेकर वेबसाइट पर कई चीज़ें भी लिखी गई हैं। अब देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें लागू होती है, और सबसे बड़ी बात जैसा अमित ने बोला कि लॉबिंग होती है और नियम अचानक से बदल दिए जाते हैं, क्योंकि रेगुलेशन को लेकर, कोचिंग संस्थानों को रेगुलेशन को लेकर एक्ट 2010 में भी बना था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब 2026 में नया कुछ आ रहा है, अब ये देखना होगा कि क्या नया आता है। और सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि अगर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या उन्हें सही शिक्षा और सही वातावरण नहीं मिलना चाहिए? ये आज का बड़ा सवाल है। बिहार की बात के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।